नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज। आज मैं पहुंचा हूं पताही प्रखंड अंतर्गत बराशंकर पंचायत में। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पासा जी जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए हैं। और मैं इनसे बात करने के मैं प्रयास करता हूं। कुछ ऐसी क्वेश्चन होगा कि देश हित में, और कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमारे बिहार के लिए क्या भलाई हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। आप बने रहिए मेरे साथ। आइए मैं मिलवाता हूँ। सर, गरीबों की आवाज में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आप एक यूट्यूब चैनल गरीबों की आवाज के हवाले से जनता की आवाज, गरीब जनता की आवाज उठा रहे हैं, सत्ता तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस 25 की चुनाव आने वाली है और 24 की आखिरी महीना है, और इस वक्त आप घूम रहे हैं और बिहार की जनता जो है राष्ट्रीय जनता दल के कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर बताने का प्रयास करें। देखिए, बिहार हमेशा एक नेग्लेक्टेड राज्य रहा है, नजरअंदाज किया गया है, इसकी उपेक्षा किया गया है। पहले पास्ट में अगर आप देखें तो इसकी उपेक्षा की जाती रही है। बिहार को जिस रास्ते पर, विकास के रास्ते पर जाना चाहिए, वो बिहार अभी भी उस विकास का इंतजार कर रहा है। ये स्टेट, ये राज्य, उसको सामने रखते हुए अगर आप देखें तो ये जो इलेक्शन है 2025 का, ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन हो जाता है। क्योंकि 2025 में जो पार्टियां मैदान में हैं इस समय, उनमें जाहिर है कि एक तो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, या जेडीयू की लीडरशिप में, नीतीश की लीडरशिप में एक फ्रंट है, एक महाज है। दूसरा है हमारा महाज, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वाम दल भी शामिल है। और हम अपने नजरिए के साथ, अपने दृष्टिकोण के साथ, अपनी विचारधारा के साथ जनता के दरमियान हैं। आपने पूछा कि जनता का क्या मूड है। आप उस मूड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले विधानसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में, जनता ने अपना मूड एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में अपना मूड जाहिर किया था। आपको मालूम है, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से जनता के दरमियान पॉपुलर थे, जिस तरह से जनता तक वो अपने संवाद को ले गए और उसमें कामयाब रहे अपनी बात पहुंचाने में, चाहे वो संविधान को बदलने की जो भारतीय जनता पार्टी की चेष्टा है वो हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की चेष्टा हो, चाहे वो समाज में सामाजिक न्याय की जो बातें हैं, इन तमाम बातों को जनता तक बहुत खूबी के साथ उन्होंने पहुंचाया। लालू प्रसाद यादव जी उस समय जेल में थे, रांची जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद अकेले पार्टी के नेतृत्व का भार उन्होंने संभाला था श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, और पार्टी को काफी बड़ी कामयाबी उन्होंने दिलाई थी। ये अलग बात है कि बाद में धांधली करके, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के जरिए धांधली करके, जाहिर है कि उस समय जो नंबर आया, जो रिजल्ट आया और जो संख्या आई, उसमें हम थोड़े से नंबर से पीछे रह गए। तो राष्ट्रीय जनता दल अपने दूसरे सहयोगी पार्टियों के साथ सक्षम है। जनता के बीच में उसकी एक साख है, जनता के अंदर एक विश्वास है, 17 महीने के सरकार के कारनामे हैं, उनको देखते हुए जनता ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। जनता का मूड बिल्कुल जाहिर है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की सरकार। सर, इससे पूर्व में भी देखा गया है, 5 साल पहले जो विधानसभा की चुनाव हुई थी, तो उसमें जो है कि सबसे पहला पार्टी बन के आई थी बिहार में राजद। और इस बारी जनता क्या सोचती है, और जो आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो इस फील्ड वर्क में क्या आपको एहसास हो रहा है कि वो बरकरार रहेगी या इस बारी टूटेगी? नहीं, जनता को मैंने बताया ना कि जनता का पूरा विश्वास है राष्ट्रीय जनता दल में। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की युवा नेतृत्व में जनता का पूरा विश्वास है, और हम पूरी तरह से, हम भी आश्वस्त हैं इस समय, हम भी पूरी तरह से, हमें एतमाद है, हमें पूरा यकीन है कि इस बार जनता भारतीय राष्ट्रीय जनता दल को ही अपना सहयोग देगी, अपना वोट देगी और पावर में लाएगी, सत्ता में लाएगी। और उनको उम्मीद है कि सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही, तेजस्वी प्रसाद यादव की जो नेतृत्व है उनका, वही इस देश को, इस राज्य को आगे की तरफ ले जा सकता है, तरक्की के रास्ते पर वही नेतृत्व ले जा सकता है, और किसी दूसरे नेतृत्व में क्षमता नहीं है। एक सबसे बड़ी बात जो आरजेडी के साथ है, जिसकी वजह से जनता आरजेडी को पसंद करती है, वो ये है कि आरजेडी नफरत की सियासत में, नफरत की राजनीति में यकीन नहीं रखती। आरजेडी एकता चाहती है, एकता के विचारधारा में विश्वास रखती है।
समानता के विचारधारा में विश्वास रखती है। जो दलित तबका है, जो कमजोर तबका है समाज का, जो पिछड़ा तबका है, उसके अधिकारों की बात करती है राष्ट्रीय जनता दल, और उनके सम्मान की बात करती है राष्ट्रीय जनता दल। एक सेकुलर समाज, एक धर्मनिरपेक्ष समाज, सर्वधर्म समभाव पर आधारित एक समाज के निर्माण में विश्वास रखती है राष्ट्रीय जनता दल, और ये राष्ट्रीय जनता दल की बहुत बड़ी एसेट है। राष्ट्रीय जनता दल की अपनी एक पहचान है। इसी की बदौलत वो जनता में पॉपुलर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग का विश्वास राष्ट्रीय जनता दल को हासिल है। और इसी उम्मीद पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2025 के इलेक्शन में राष्ट्रीय जनता दल में ही जनता अपना विश्वास जताएगी और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाएगी। सर, मैं बीच में रोकना चाहता हूं कि सर, विपक्ष द्वारा कहना यह हो रहा है कि पिछले बार नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, इसलिए एक नंबर की पार्टी बन के आई। इस बारी तो हम बीजेपी के साथ हैं, तो इस बारी लग रहा है कि इनको जो है कि काफी मुश्किल होगा, यानी कि आंकड़ा छूने में। देखिए, ऐसा है कि ये आंकड़ों का जो मामला है, इसको अगर आप सामने रखें, हमारी पार्टी का अपना जनाधार है, हमारी पार्टी का अकेले भी अपना जनाधार है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, या नीतीश कुमार जी को हमारे साथ रहने से फायदा ही हुआ। वो बीजेपी के साथ जाकर के देख चुके हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन बना के इलेक्शन लड़ चुके हैं, और उसमें वो आधे से भी कम सीटों पर जीत पाए। उनकी सीट क्या थी? 93-94 सीट होती थी, 80 के ऊपर सीट होती थी। वो कितने पे आ गए? 45 पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने का नतीजा ये हुआ कि 45 पे पहुंच गया वहां। तो ये जो उनको नुकसान पहुंचा, उनका जो ये नुकसान है, वो जाहिर है कि साबित करता है कि जनता का विश्वास अब जेडीयू में खत्म हो चुका है, ये नीतीश जी के नेतृत्व में खत्म हो चुका है। और अब जनता अगर किसी पार्टी में विश्वास रखती है, किसी के नेतृत्व में विश्वास रखती है, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल है। और इस बार हमारी जो टैली होगी, यार आप देखिएगा, पिछले लोकसभा के इलेक्शन में लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास सीटें कम आई, बहुत कम आई। ठीक है, हमें मालूम है कि वो हमारी अपेक्षा से बहुत कम आई, लेकिन हमारा आज भी जो वोट शेयर है, वोट का परसेंटेज जो है, वो सारी पार्टियों से ज्यादा है। लोकसभा के इलेक्शन में भी हमारा अकेले राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट शेयर है, वो सारी पार्टियों से ज्यादा है। क्या दर्शाता है? ये वो चीज है जिस फैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो डेटा है जो खुद इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी किए हुए डेटा है। ये हमारा जबानी जमा दावा नहीं है, ये जबानी जमा खर्च में नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये वेबसाइट पे जाकर के आप देख लें किस पार्टी का वोट परसेंटेज कितना है, आपको पता चल जाएगा कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और आने वाले दिनों में विधानसभा के इलेक्शन में हम सबसे बड़ी पार्टी अकेले भी, हमें विश्वास है कि हम इतनी मेजोरिटी हासिल कर सकेंगे कि अकेले दम खम पर भी हम गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन हमारे जो गठबंधन के जितने भी साथी हैं, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबके साथ, सबके सहयोग से एक बेहतर सरकार हम बिहार को देंगे। सर, मैं कुछ इससे पूर्व में लेके जाना चाहता हूँ, जिस समय रामविलास पासवान जी थे और लालू जी दोनों चुनाव लड़े थे, और उस वक्त सीट को लेकर, वहां पर सरकार बनाने के लेकर काफी दिक्कतें हुई थी, और वहां पर यह कहा गया था कि मोहम्मदन व्यक्ति कोई होगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। इसके कारण राष्ट्रपति शासन भी लागू हुई थी और दोबारा चुनाव हुआ। न तो लालू जी को बहुमत मिली, या नहीं तो उनको, रामविलास जी को मिला 4 सीटें जनता दल को मिला था, और 0 जो है रामविलास जी को मिला था। और इस प्रकार से लोगों को अंदर आज भी भय हो रही है, क्या पता इस प्रकार की भी समस्या आ सकती है यहाँ पर, क्या कह सकते हैं? देखिए, इस तरह के लॉलीपॉप थमाना या इस तरह के दावे करना कि फला चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और फला को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और फला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सब जबानी जमा खर्च है। आप जिन लोगों ने इस तरह के दावे किए, रामविलास पासवान जी के बारे में आपने खुद ही कहा कि उनकी पार्टी को 0 मिला, तो ये दावे, जबानी जमा खर्च के दावे जनता समझती है कि आप वोटों को बांटने के लिए, वोट को काटने के लिए आप इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्टियां जब जीत करके आती हैं तो सब मिल बैठ करके जो विधायक दल के नेता हैं, जो उनका सिलेक्शन करती है, पार्टियां अपने अपने दल के नेता का सिलेक्शन करती है। उसी से चीफ मिनिस्टर का भी फैसला होता है कि किस पार्टी के पास कितनी संख्या है, उसी के आधार पर हम चीफ मिनिस्टर का भी फैसला करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी फैसला करते हैं, मंत्री कौन कितने लोग होंगे किस पार्टी से, उसका भी हम फैसला करते हैं। रही बात प्रतिनिधित्व का की, तो प्रतिनिधित्व के लिए ये जरूरी है कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। चूंकि मुसलमानों की संख्या, अल्पसंख्यक की जो संख्या है हमारे राज्य में, वो काफी बड़ी संख्या है।
लगभग 20%, 18 से 20% के आसपास हैं। तो उस वर्ग को भी उसका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। माइनॉरिटीज को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो अब तक मिला नहीं है उचित तरीके से, लेकिन हमारी पार्टी इसके लिए कमिटेड है। आप देखें कि इस समय जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है और चिंताजनक बात है, पूरे देश को अपने अपने आत्मा से ये पूछना चाहिए कि क्या हम डेमोक्रेटिक रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर सही तरीके से चल रहे हैं। वो आपको एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में, जो अभी इलेक्शन हुआ, जो अभी सरकार मोदी जी की बनी हुई है, उस मोदी जी की सरकार में एक भी मिनिस्टर नहीं है जो अल्पसंख्यक हो। ये क्या दर्शाता है? उस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने यह तय कर लिया है कि मुसलमानों को इस देश में कोई प्रतिनिधित्व हम नहीं देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विरुद्ध है। ये अल्पसंख्यक को उनकी प्रतिनिधित्व से वंचित कर देना, उनको नुमाइंदगी से वंचित कर देना, ये संविधान विरोधी कदम है। आप छोड़िए मिनिस्टर की बात, बीजेपी में, टीडीपी में और जेडीयू में, ये तीनों है ना घटक जिनकी सरकार चल रही है, एक भी उनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का नहीं। ये पहली ऐसी लोकसभा है जिसमें रूलिंग जो कॉम्बिनेशन है, रूलिंग जो पार्टी है, उसमें एक भी मुसलमान, एक भी अल्पसंख्यक उसमें मुसलमान नहीं है उसमें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत चिंता का विषय है और इसको लेकर के हमारे देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बहुत चिंतित है, गुस्से में है और वो ये पूछती है सरकार से, बीजेपी से, कि आप अगर इस देश के संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जनता के पास वोट मांगने जाएं और जनता के भावनाओं को भड़काएं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काएं, अल्पसंख्यक को वंचित करें उनके प्रतिनिधित्व से, और जो कमजोर वर्ग है उसको आप प्रतिनिधित्व से वंचित करेंगे। ये किसी भी तरह से हमें स्वीकार नहीं है, किसी भी तरह से हमें कबूल नहीं है। देश की जनता आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी और हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जिसमें हर वर्ग का सहयोग हो, हर वर्ग की भागीदारी हो, हर वर्ग को उसका अधिकार मिले। यही सच्चा जो लोकतंत्र है, यही सच्ची डेमोक्रेटिक सिस्टम है और संविधान हमें इसी तरह के समाज, इसी तरह के राष्ट्र निर्माण की तरफ ले जाने का एक सबक देता है हमारा संविधान। सर, एक आखिरी सवाल होगा। जेएनयू में आप प्रोफेसर हैं और वहाँ पर कई बारी हमेशा जो है कि नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यह क्या, कहाँ से आती है? या हिंदुस्तान की आवाम में पाकिस्तान कहाँ पे पहुँच जाती है? अफजल तुम्हारे साथ है, ये इस प्रकार की कई हम न्यूज कवरेज भी की है। ये भ्रम फैलाने का काम मीडिया करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। जेएनयू भारत ही नहीं, विश्व का एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। पूरे विश्व में इसका एक नाम है, इसका सम्मान है। क्यों है इसका नाम और सम्मान? क्योंकि उसमें वहां का जो शिक्षा तंत्र है, शिक्षा का जो स्तर है वहां, वो किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय से बहुत ऊपर है। इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा वहां दी जाती है। विदेश से भी, भारत के बाहर के देशों के भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। भारत के अंदर के तमाम जो स्टेट के बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन भारत के बाहर से भी बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर है। रही बात ये जो मीडिया के द्वारा फैलाया गया झूठ है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। आज तक एक मिसाल आप बता दीजिए कि जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हो। मैं उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दूंगा जो ये साबित कर देगा। सर, कई क्लिप चल रही हैं। कहां एक क्लिप भी दिखाइए हमें। पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा भी नहीं हुआ। क्लिप कैसे चलता है? ये जो अफजल गुरु का मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद ऐसे लोगों को दाढ़ी और टोपी पहना करके, दाढ़ी लगा करके नकली ऐसे वीडियो बनाए कि जिसमें अफजल गुरु के बारे में नारे लगाए गए और जिसमें भारत तेरे टुकड़े जैसे नारे लगाए गए। खुद आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने वो बनाया, बाहर बनाया, कैंपस में नहीं बनाया, और उस वीडियो को चला दिया टीवी पे, आज तक पे, और ये जो जी न्यूज पे जो है उस पे चलाया गया। ये एक साजिश थी उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो इतने बड़े स्तर की यूनिवर्सिटी है, वहां भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मानने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह से, इस खींच में, इस गुस्से में, इस नफरत की वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए इस तरह के वीडियो बना करके, झूठे वीडियो बना करके चलाए गए, फेक वीडियो बना के चलाए गए, और कोर्ट तक ने कह दिया कि ये फेक वीडियो है। कोर्ट ने उसकी जांच की
और जिस वीडियो को चलाया गया था टेलीविजन के बहुत सारे चैनल्स पे जेएनयू को बदनाम करने के लिए, कोर्ट में जब उसकी फॉरेंसिक जांच के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की गई तो पता ये चला कि वो वीडियो तो फेक था, वो वीडियो सही वीडियो है ही नहीं, वो जेएनयू कैंपस में बना ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा वीडियो बनाता है, कोई ऐसा नारा लगाता है, तो उसको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, सरकार की एजेंसी की है, पुलिस की है। आज तक पुलिस कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाई कि इस तरह के कोई इस तरह के नारे लगे हैं जेएनयू में, साबित नहीं कर पाई, क्योंकि झूठे वो वीडियो चलाए गए हैं। सर अगर वो फेक था, वह वीडियो अगर फेक है, तो तेजस्वी जी जो है कि मनीष कश्यप जी को ऊपर इतनी बड़ी एनएसएस तक लगाने के काम किए एक वीडियो के लेकर, ये देखे होंगे आप आंध्र प्रदेश में जब हुई थी मामला। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु का मामला है। मनीष कश्यप जो है वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक भड़काऊ वीडियो बना करके डाला था कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, जबकि उस वीडियो का कोई सच्चाई से ताल्लुक ही नहीं था। वो वीडियो सरासर झूठा था, इसीलिए उन पर केस लगाया। क्यों किया था? यानी बिहार के लोग भी तमिलनाडु के लोगों को पकड़ के मारे, यही था ना उसका मकसद, एक भेदभाव फैलाना, एक नफरत फैलाना। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी हैं मनीष कश्यप जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में इस समय है ना, जेल से निकाल के भारतीय जनता पार्टी में इस समय डाल दिया, उन्नति जी ने उसको जेल से निकाला और वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो नफरत जो जितना फैलाएगा वो आजकल भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय नेता ठहरेगा। झूठ फैलाने में, नफरत फैलाने में पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई मिसाल नहीं है। तो सर अगर जेएनयू के अगर गलत वीडियो बना तो क्या बाकी मीडिया पर क्यों नहीं केस हुई? ये मीडिया पर केस हुआ है, मीडिया ने माफी मांगी है। वो जो था क्या नाम उसका चौधरी, ये जो जी न्यूज में जिसने हिंदी में चलाया था, उसने बाज़ाब्ता माफी मांगी। वो तो जेल भी गया था एक दूसरे कांड में, जिंदल वाले कांड में जेल भी गया था वो। तो ये जो सुधीर चौधरी जो है वो माफी मांग चुका है इस पे, और ये बात साबित हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि ये गलत वीडियो है, ये सही वीडियो नहीं है। नहीं तो एक व्यक्ति को, एक यूट्यूबर को कई वर्षों मैंने साल महीनों तक जेल में रखा जाता है और जनता का जो है सपोर्ट मिलता है और जनता जो है कि हंगामा करती है तब उसको बेल मिलता है। और एक व्यक्ति बड़े चैनल को होने के बावजूद भी अगर गलत दिखाता है तो क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं तो जेल तक गया, ना ही वो चैनल बंद हुई। देखिए, आप जिस व्यक्ति की मिसाल दे रहे हैं, मनीष कश्यप की मिसाल दे रहे हैं, ये अगर केंद्र सरकार नहीं एक्शन लेगी, कैसे लेगी एक्शन? जी न्यूज किसका है? चैनल किसका है बताइए ना। चैनल आप जानते हैं क्या? मनीष कश्यप स्वामी जितना फैलाते हैं वो रिपब्लिक टीवी पे नफरत, कभी कोई एक्शन हो सकता है उनपे क्या? ये जो आज तक की जो है क्या नाम है उसका, जो उसकी एंकर जो है, ये जिस तरह नफरत फैलाते हैं ये लोग, जिस तरह से उसके न्यूज, ये जो टाइम्स नाउ में जो लोग हैं, जो एंकर्स हैं, जिस तरह की नफरत फैलाते हैं, अगर वो किसी दूसरी पार्टी के होते, वो चैनल किसी दूसरी पार्टी का होता, किसी अपोजिट पार्टी के समर्थक का अगर वो चैनल होता, तो वो कब के जेल में सड़ रहे होते। ये सारे एंकर जेल में सड़ रहे होते, लेकिन वो जेल में नहीं जाएंगे। कौन उनको जेल में डालेगा? केंद्र सरकार। सरकार किसकी है केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी की। वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं वो लोग, वो जेल में नहीं जाएंगे, पुरस्कृत किए जा रहे हैं, वो उनका प्रमोशन हो रहा है। उनके आप जाकर के सैलरी उनसे पूछे कितनी मिल रही है उनको, 10-10 लाख रुपए महीने, 15-15 लाख महीने सैलरी उनकी। तो क्या सोशल मीडिया पर दिखाने वाले व्यक्ति और के ऊपर केस होगी और बड़े मीडिया में दिखाने वाले व्यक्ति पर केस नहीं होगी? क्या यही सच्चाई है? जो कार्य क्षेत्र है जिसका, अगर एक स्टेट का व्यक्ति, उस पर केस किसने किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था केस। तमिलनाडु के बच्चों के, तमिलनाडु में यह दिखाया गया कि बिहारियों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, चेन्नई में पीटा जा रहा है। झूठा वीडियो बना करके डाल दिया, नफरत फैलाने के लिए, साउथ और नॉर्थ का डिवाइड पैदा करने के लिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक नफरत का जज्बा पैदा करने के लिए। ये जाहिर है, इस तरह का जहर अगर घोल रहा है कोई, तो उस पर सरकार ने केस किया। वहां की सरकार ने केस किया। जब उसको तफ्तीश के बाद, जब पूरे जांच के बाद ये पता चला कि फेक वीडियो है, तो तमिलनाडु की सरकार ने केस किया उस पर, और उसकी वजह से वो जेल में था। और उस पर केस होना चाहिए था, उस पर लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, यूपीए लगना चाहिए उस पर। चूंकि नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, मीडिया का जो कर्तव्य है वो सच्चाई को दिखाना कर्तव्य है।
नफरत फैलाना कर्तव्य नहीं है। झूठे वीडियो बना करके नफरत फैलाना आप चाहते हैं, ये आप देश में आग लगाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और इलाके के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। ये चेन्नई है, ये साउथ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया है, इस नाम पे आप जहर फैलाना चाहते हैं। तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, चाहे यूट्यूबर हो या चाहे मेन मीडिया हो, दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि वो सच्चाई को दिखाएं, झूठ ना फैलाएं, फेक न्यूज ना फैलाएं। सरकार जो गलत कर रही है उसकी तरफ सवाल नहीं करते, सारे सवाल आप करेंगे अपोजिशन के लिए। अपोजिशन है पावर में क्या? कहीं भी अपोजिशन थोड़ी पावर में है, पावर में आप हैं, सरकार है, सरकार जिम्मेदार है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो कौन उसका जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, सरकार से लोग सवाल करेंगे। मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं करती है, मीडिया सरकार की वाहवाही करती है, झूठे तरीके से सरकार को प्रमोट करती है, उनके लिए सपोर्ट जनता से हासिल करती है। और जो विपक्ष के लोग हैं, जो सच्चाई की सियासत करते हैं, जो एक समाज में एक तरह से भाईचारा पैदा करने की सियासत करते हैं, जो धार्मिक सौहार्द पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मीडिया जो है वो षड्यंत्र करती है। सर, इस बारी जो 2025 में एक और पार्टी, नई पार्टी जन स्वराज बन के आई है, क्या इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल को क्या नुकसान होने वाली है? क्योंकि अभी उपचुनाव में कई जगह पर जो है कि नुकसान हुई है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में हमारा संविधान सबको अधिकार देता है पार्टी बनाने का, इलेक्शन लड़ने का, सरकार बनाने का। जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको जनता के बीच जाना होगा। जो जनता का विश्वास जीत पाएंगी जो पार्टियां, जाहिर है कि उन्हीं को सहयोग मिलेगा जनता का, उन्हीं को वोट मिलेगा, उन्हीं को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, उन्हीं को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। हमारी जो पार्टी है वो इस वक्त नंबर 1 पार्टी है बिहार में, वोट शेयर के हिसाब से नंबर 1 पार्टी है हमारी, सबसे बड़ी पार्टी हम थे। जाहिर है कि नीतीश जी चले गए, अभी उपचुनाव में हार हुई है, इस पे क्या कहना? उपचुनाव में देखिए, उपचुनाव जो हुआ है, जहां जहां भी उपचुनाव हुए हैं, वहां वहां पे जो सरकारें हैं पावर में, उन्हीं का एक तरह से परफॉर्मेंस उन्हीं के हक में जाता है। उसकी वजह यह है कि पूरा इलेक्शन कमीशन का तंत्र, राज्य का पुलिस तंत्र, ब्यूरोक्रेसी सब उसमें लग जाती है और उसी के कंट्रोल में होती है। तो जहां जहां उनकी सरकारें हैं, वहां वहां वो जिनकी सरकारें थी, वहां वहां पे उनका वर्चस्व रहा है और उन्होंने वो धांधली करके वहां पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब देखिए झारखंड में जो इलेक्शन हुआ, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन को जो फायदा पहुंचा, वो इसलिए पहुंचा और इसलिए सरकार बना पाए, मेजोरिटी इसलिए आ पाई कि झारखंड में वो उस समय चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने पूरे उस इलेक्शन तंत्र को गलत करने से रोका, नहीं होने दिया, पुलिस तंत्र को गलत करने से रोका, नहीं होने दिया। आपने क्या देखा, उत्तर प्रदेश में लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दिया गया, पिस्तौल चला चला करके लोगों को मारा गया और रोका गया पोलिंग बूथ पे इलेक्शन। आपने देखा होगा वीडियो, उत्तर प्रदेश का वीडियो आपने देखा होगा, संभल में भी था, वहां उन्नाव में भी था और भी कई जगहों पे था। तो ये जो सरकार अगर पावर में है किसी स्टेट में, तो पूरे उस तंत्र का दुरुपयोग करती है, उस तंत्र को एक तरह से एक्सप्लॉइट करती है और वहां इलेक्शन को रिग करके अपना प्रभुत्व कायम करती है। और जहां पे सरकार नहीं होती, आप देखिए बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बड़ी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी के जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वहां ममता बनर्जी की पार्टी को शिकस्त दें, लेकिन नाकामी मिली। सारी सीटों पर ममता बनर्जी आ गई, इसलिए आ गई कि वहां पे पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग वहां पोजीशंस में ऑफिसर्स हैं जिनको ड्यूटी दी जाती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक निष्पक्ष तरीके से, तो जहां पे नहीं दाल गल पाई भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहने वाली उसकी इलेक्शन कमीशन की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, हार का सामना करना पड़ा है। ये फैक्ट है। इसलिए ये जो इलेक्शन हुआ है बिहार का, हम उस इलेक्शन से मायूस नहीं है, हम ये जानते हैं कि धांधली हुई है, वहां गलत तरीके से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड था, हमारे खिलाफ था। ऐसी दशा में फिर भी लोगों ने हम अपना विश्वास हमें जताया और हमारा वोट शेयर फिर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मायूस बिल्कुल नहीं हैं। और आने वाले 2025 के इलेक्शन में तो आप देखेंगे कि बिहार में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नंबर 1 पार्टी का ही नहीं, सरकार बनाने वाला परफॉर्मेंस होगा। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरी मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।